हेलो नमस्कार। मैं हूं निर्मल और आप सबका व्यूअर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा कुछ टॉपिक है वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का मैटर इन अवर सराउंडिंग। हम इस सेशन में पूरा का पूरा चैप्टर ही डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर दो पार्ट्स में आएगा। आज पहला पार्ट से डिस्कस कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका ही नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले जो चैप्टर की हेडिंग है वो क्या दिख रही है? मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास क्या है? मैटर है। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मैटर होते क्या आखिर, है ना? क्या होता है मैटर, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना? दूसरी बात ये कि हमारा आसपास किस 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 टाइप के मैटर है, कौन कौन से मैटर है। जैसे एक पेन, दिस ऑल्सो है मैटर। मैं जिस माइक पे बोल रहा हूँ वो भी एक मैटर है। जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो भी मैटर है। जिस कैमरे का यूज कर रहा हूँ वो भी मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर इन अवर यूनिवर्स, है ना? देखो, इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ मटेरियल से बना हुआ है, जिसने साइंटिस्ट ने उसको क्या नाम दे दिया? मैटर दे दिया। अब मैटर से क्या होता है? पार्टिकुलर मास भी होता है और एक पार्टिकुलर वॉल्यूम भी होता है। सपोज मैं क्या लेता हूँ, एक स्टोन लेता हूँ, स्टोन को रख देता हूँ, है ना? एक लिक्विड ले लेता हूँ, लिक्विड में क्या लेता हूँ? पानी लेता हूँ, पानी को बाल्टी के अंदर रख देता हूँ। और दूसरा गैस, गैस सिलेंडर में गैस को भर के रख देता हूँ। तो देखो, ये सॉलिड है ना? ये लिक्विड है एंड दिस इज व्हाट? दिस इज गैस। तो तीनों में देखोगे, तीनों का अपना पार्टिकुलर मास है और तीनों का अपना क्या है? वॉल्यूम है। सपोज वॉल्यूम कैसे? मैंने 5 किलो क्या स्टोन लिया हुआ, नहीं उसका मास होगा, उसका वॉल्यूम, है ना? तो यहाँ पर मैंने लिक्विड ले लिया, यहाँ पर गैस ले लिया, तो सबको अपना अपना एक वॉल्यूम और सबका अपना अपना क्या है? मास है। सबसे पहले ये समझो कि हमारे यूनिवर्स क्या है? हमारे यूनिवर्स में कहा जाता है, शास्त्र में ये भी लिखा हुआ कि पूरा जितने भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स के अंदर और 5 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, 5 तत्वों से मिलकर बने हुए, चाहे वो लिविंग बीइंग्स हो या नॉन लिविंग, है ना? वो किससे बने हुए हैं? 5 तत्वों से मिलकर बने हुए। कौन कौन से तत्व? फायर यानी अग्नि, पृथ्वी यानी अर्थ, अर्थ या वायु, एयर, आकाश, और जल या पानी बोल सकता है उसको ना। तो 5 तत्वों से मिलकर सभी मैटर इसमें से बने हुए हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग। अब देखना, जब भी एक इंसान की मृत्यु होती है तो उसको उसको क्या बोल सकते हो आप? जलाया जाता है ना। क्यों जलाया जाता है उसको? अग्निदाह क्यों कराया जाता है? उसको 5 तत्वों में विहीन कर दिया जाता है ना? ऐसे ही हमारा तत्व, हमारा जो पूरा शरीर है, शरीर क्या, इस दुनिया में जो भी वस्तु है वो किससे बनी हुई है? 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। अब क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स है मैटर के, है ना, वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते हैं। समझना बेटा, लिक्विड है, लिक्विड भी क्या है? मैटर है मैटर। अब उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं। हाँ, अब कंटिन्यूसली मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच का एक एनर्जी है ना, एक एनर्जी लग रही है। एनर्जी के बिना तो मूव नहीं कर सकते, है ना? तो उनके बीच क्या लग रही है? एक एनर्जी लग रही है। और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लगेगी उतनी ही तेजी से वो पार्टिकल मूव करेगा। समझना, यदि मैं पानी को ज्यादा उबालता हूँ, उसका टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, यानी पानी ज्यादा उबल रहा है, पानी ज्यादा उबल रहा है तो उसके मॉलिक्यूल्स उछलेंगे। उछलेंगे क्यों? क्योंकि मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, है ना? तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। सिंपल सा एग्जांपल, आप अपने घर में पानी को बॉईल करते हो, वाटर को बॉईल करते हो, तो वाटर को जब बॉईल करा आपने तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी तेज रहेगी उतनी ही तेजी से पार्टिकल्स मूव करेंगे। आई बात समझ में? जब पार्टिकल्स में एक दूसरे से इंटरमिक्स कर जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। चलो ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर पे आते हैं। दुनिया में जितने भी मैटर देखोगे 3 तरह के होते हैं। सॉलिड होता है,
या तो लिक्विड होता है या तो फिर वह गैस होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बोल दे कि प्लाज्मा है, हम उस पर डिस्कस करेंगे ना। ये 3 तरह के आपको देखने को जरूर मिलते हैं। उसमें से पहला है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट को समझने के लिए हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ समझे, देखो मैं लेता हूँ सबसे पहले सॉलिड, है ना। अब कोई भी सॉलिड ले लेता हूँ, मान सपोज मैं ले लेता हूँ ईंट, ब्रिक। किसको लेता हूँ? ईंट को लेता हूँ। अब ईंट किससे बनी हुई है? ऑब्वियसली मिट्टी से बनी हुई है। तो मिट्टी की देखना, ये पार्टिकल सारे चिपके हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पार्टिकल सारे चिपके हुए है ना। तो मतलब इनके बीच किसी भी टाइप का क्या नहीं है, कोई भी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल जीरो रहता है। क्या रहता है बेटा? बिल्कुल जीरो रहता है। आई बात समझ में? अब अब इनके बीच जो फोर्स लगा रहता है वो बहुत ही टाइट फोर्स, मतलब ये क्या लगा रहे, सारे सारे पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे। फोर्स लगा रहे तभी ये पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से चिपके हुए हैं। यदि मान लो ये पार्टिकल्स दूर दूर होते तो इनमें किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं लग पाता, है ना। नाउ सेकंड थिंग ये कि अब क्या होगा? अब ये होगा कि देखना है सॉलिड, इसका एक डेफिनेट शेप है कि शेप कैसे दिख रहा है मुझे? रेक्टेंगल में दिख रहा है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है कि नहीं होता? अब डेफिनेट शेप है तो पार्ट इसका वॉल्यूम भी होगा, है सर। डेफिनेट वॉल्यूम भी है, डेफिनेट मास भी है, यानी सब कुछ फिक्स है इसका। इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल जीरो है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या बिल्कुल भी, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल भी जीरो है, मतलब बिल्कुल जीरो है ना। क्यों जीरो? सारे सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब मेरी बात सुनो, अब सॉलिड का जो कंप्रेशनल फोर्स रहता है वो बिल्कुल क्या है? जीरो। क्यों है कंप्रेशनल फोर्स? कंप्रेशनल फोर्स यानी पार्टिकल्स का छोड़ना, है ना। आपने गैस देखी होगी, गैस कितनी तेज मूव होती है, क्योंकि उसका कंप्रेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है। सॉलिड नहीं हो सकता गैस को, यदि कोई गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है ना। बल्कि सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है। सॉलिड में कंप्रेशनल फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगता, है ना। क्यों? यदि मान लो कंप्रेशनल फोर्स लगता तो बात ही क्या होती? फिर तो सॉलिड ही नहीं कहलाता। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता, डेफिनेट शेप ही नहीं होता, वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता, कम ज्यादा कर सकते थे। तो कंप्रेशनल फोर्स बिल्कुल भी जीरो रहता है। अब और सुनना, क्या सॉलिड का हम शेप चेंज कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम उसका फिजिकली और केमिकली, दोनों फॉर्म में उसका शेप को हम चेंज कर सकते हैं। फिजिकली कैसे? फिजिकली मान लो मैंने पत्थर लिया, पत्थर को हथौड़ी से तोड़ा तो पत्थर का साइज मैंने आधा कर दिया, तो शेप क्या होगा? चेंज होगा। कभी भी सॉलिड कहलाएगा? हाँ। मैंने सिर्फ पार्टिकल्स को काम करे, उसकी स्टेट को चेंज नहीं करा। दूसरा केमिकल, जैसे एक स्टोन है, स्टोन के अंदर पानी चला गया, पानी चला गया तो ऑक्सीडेशन होगा उसका ना, तो वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, है ना। तो फिजिकली भी केमिकल भी पार्टिकल्स इसके टूट सकते हैं। तो ये सारी सारी प्रॉपर्टी किसकी है? आपकी सॉलिड की है। देखो ये लिखा है, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बिल्डिंग डिफिकल्ट टू चेंज द शेप्स टू रिगिड। और रिगिड भी होता है, इतनी आसानी से कोई चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पर समझो, सॉलिड की क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है डेफिनेट शेप, एक बाउंड्री होती है एक फिक्स उसका वॉल्यूम होता है। जो उसके भी जो कंप्रेशनल फोर्स लगता है वो बिल्कुल क्या लेता है? जीरो।
क्या रहता है, बिल्कुल जीरो रहता है। मैं बता चुका हूँ सारी का। सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है अपने शेप को बनाए रखता है, यानी वैसे नहीं उसको कोई भी तोड़ देना, वो अपने शेप खुद बनाकर रखता है। दूसरा ये कि हम सॉलिड पे फोर्स लगाएंगे तभी टूटेगा, यानी इतनी आसानी से वो टूट नहीं सकता। ये देखो सॉलिड, ये देखे ना, ये सारे सारे किसके एग्जांपल है, ये सॉलिड के एग्जांपल। ये वाला इस डायग्राम देखो, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब क्या है, पक्का सॉलिड। अब देखना, जैसे रबर बैंड, एक रबर बैंड को हम जब खींचते हैं तो उसका शेप क्या हो जाता है, वो चेंज होता है। हमने क्या लगा उसके ऊपर, फोर्स लगा दिया। हमने क्या लगाया उसके ऊपर, फोर्स लगाया। हमने रबर बैंड ली, रबर बैंड को खींचा, है ना, तब जाके उसका शेप चेंज हुआ। वो आप जब हम जैसे फोर्स को हटा देंगे, यानी जैसे रबर बैंड को खींचा मैंने मैंने फोर्स हटा दिया, तो वो अपने सेम शेप में आ जाएगा। यदि मान लो मैंने हाथ से ज्यादा उसमें फोर्स लगा दी, टूट जाएगी रबर बैंड, है ना। तो मतलब ये भी कह सकते हो कि सॉलिड एक टाइम तक अपना शेप बनाकर रख सकता है। यदि आप हद से ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा। उसके बाद जो हर एक इंडिविजुअल शुगर होती है या सोल्ट क्रिस्टल होते हैं, जो आपने शुगर देखी होगी, एक शुगर के पार्टिकल उठा के देखे होंगे, है ना, तो उसका भी पर्टिकुलर शेप होता है ना। स्पॉन्ज स्पॉन्ज तो आप ऐसे सॉफ्ट होता है वो, तो है ना, उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, पानी में ट्रैप हो जाता है उसके अंदर। हम उसको प्रेस करते तो एयर उसके बाहर निकल जाती है, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कुछ एक्सेप्शंस है ना, जहाँ पर सॉलिड भी क्या किस फॉर्म में रहता है आपका, हम उसको कंप्रेशन फोर्स भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना, ये सब एक्सेप्शन रहते हैं साइंस के अंदर। अब आता है लिक्विड। चलो अब लिक्विड समझते हैं। अब सुनना देखो, है ना, अब आता है लिक्विड। अब मैं लेता हूँ लिक्विड, मैंने मान लो सपोज एक बाल्टी ली, है ना, मैंने उस बाल्टी में क्या भर दिया, पानी। पानी ब्लू कलर का, मैंने उसके अंदर क्या भर दिया, पानी। ये पानी के क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ, ये है पानी के मॉलिक्यूल्स। अब इन पानी के मॉलिक्यूल्स के को देखोगे, इन पानी के मॉलिक्यूल्स को देखोगे, बहुत दूर दूर है, बहुत दूर है। देखो कितना स्पेस है इनके बीच, बहुत स्पेस है ना। तो मतलब स्पेस इतना है तो ये कह सकते हो कि इनके बीच फोर्स बहुत कम है। ये देखो कितना स्पेस है इनके बीच, है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है। इनके बीच क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है स्पेस। अब सुनना, है ना, अब यदि मैं पानी को जमीन पे गिरा दूंगा तो पानी आसानी से फैल जाएगा। को फैल जाएगा क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच कोई फोर्स ही नहीं है, बहुत कम फोर्स ही नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं उनको रोकने वाला। जब तक कोई रोकने वाला ना हो, पानी नहीं रुकेगा, झुकेगा नहीं वो, है ना। तो मतलब पानी बहते ही जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच, पार्टिकल्स के बीच कोई भी फोर्स नहीं लगता, और उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। अब मुझे बताओ कि लिक्विड में कोई वॉल्यूम फिक्स रहता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। वॉल्यूम फिक्स जब भी अगर हम किसी भी कंटेनर में उसको भर देंगे तो उस कंटेनर का वो वॉल्यूम धारण कर लेगा ना। यदि मानो 1 लीटर की बाल्टी में, तो 1 लीटर की बाल्टी में रखा जाएगा वो, 2 लीटर 2 लीटर में हो जाएगा उसका वॉल्यूम, जितना पानी रेंग लेंगे, है ना। ऐसा नहीं 1 लीटर के पानी में 2 लीटर पानी, 1 लीटर की बाल्टी में 2 लीटर पानी भर दो, ऐसा नहीं। यदि उसका वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स है, सेफ फिक्स है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है फिक्स, साइंस में कैसे बोलोगे, क्योंकि सब उनके इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, फोर्स बहुत कम लग रहा है, फोर्स ना के बराबर है
इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना, फोर्स भी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, पानी का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। क्या कंप्रेशनल फोर्स लगता है कि हाँ है, बट कम लगता है बट हाँ लगता है, थोड़ा लगता है, कम लगता है, ठीक है। और क्या कह सकता हूँ, चलो ठीक है, उस पे आते हैं। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है ना, कोई फिक्स वॉल्यूम, बट फिक्स वॉल्यूम होता है, सॉरी सॉरी, फिक्स वॉल्यूम होता है पर फिक्स शेप नहीं होता। 1 लीटर पानी है तो है 1 लीटर, तो है ऑब्वियसली ना, कोई शेप नहीं है बट उसका, और जैसे उसको गिराएंगे वो वैसे गिर जाएगा, जैसे जिस कंटेनर में रखा वो वैसे उसका शेप हो जाएगा। लिक्विड फ्लो हो सकता है, उसका शेप भी चेंज हो सकता है, तो लिक्विड नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, हम इसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। हम सॉलिड और लिक्विड को डिफ्यूज कर सकते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। कैसे, जो गैस लेते हैं कहाँ से, हम एटमोसफियर से, डिफ्यूज भी हो सकती है और पानी में घुल भी सकती है, यानी कोई भी गैस हो वो पानी में क्या हो सकती है, घुल सकती है। आपने कैसे मैं बताता हूँ ना, दिस गैस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जैसे आपने रिवर देखी होगी, है ना, रिवर में अंदर क्या रहती है, बहुत सारी फिश रहती है, फिश। अब फिश को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो चाहिए, क्यों चाहिए ऑक्सीजन, सर्वाइवल के लिए। अब ऑक्सीजन तो भैया बाहर मिलती है एटमोसफियर में, तो पानी में कैसे जाएगी, तो पानी के अंदर वो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। ये बात समझ में, जो फिश उसका यूज करती है अपने सर्वाइवल के लिए ना, जितने भी लिविंग क्रिएचर है सबको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो चाहिए सर्वाइवल के लिए, इसमें से हमें चाहिए, तो पानी में क्या हो जाती है, वो ऑक्सीजन मिल जाती है जिसका वो यूज करते हैं। जो रेट होता है डिफ्यूजन का ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली have great space between each other compared to, देखो सुनो, जो डिफ्यूजन होता है लिक्विड में ज्यादा होता है किससे, सॉलिड से। क्यों, अब सॉलिड को लिया मैंने, लिया ये सॉलिड, सॉलिड के बीच तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, तो कुछ उसके अंदर डिजोल्व होने का सवाल ही नहीं उठता। मैं यहीं पर लिक्विड को ले लेता हूँ, इंटरमोलिकुलर स्पेस है इसलिए वो अलाउ करता है दूसरे पार्टिकल्स को कि आओ भाई हमारे साथ मिलो जुलो। सॉलिड तो ना कराया, सॉलिड के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, दूसरा पर्सन बीच में आके बैठ ही नहीं सकता, जबकि लिक्विड के बीच है ना, लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है, तो मतलब कोई भी तीसरा पार्टिकल्स उसके पास आके बैठ सकता है। क्यों, अब वो पार्टिकल्स इजीली मूव भी कर रहा है, उनके बीच स्पेस भी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डिफ्यूजन की प्रोसेस, रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें भी ज्यादा रहेगा। अब आते हैं गैस का, बहुत इजी है, जब आपने सॉलिड और लिक्विड समझ लिया तो गैस समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड से भी। आपने गैस की टंकी देखी होगी, जब गैस, चूल्हा वाली गैस देखी होगी, जब गैस को छोड़ते हो तो कितने तेजी से निकलती हो, पानी नहीं निकलता ना सॉलिड निकलता है, क्योंकि इनके बीच थोड़ा बहुत इंटरमोलिकुलर स्पेस कम रहता है, बल्कि गैस का इंटरमोलिकुलर स्पेस देखो तो बहुत दूर दूर रहते हैं इसके मोलिकुल्स, इसके पार्टिकल्स, है ना। जो एलपीजी जो हम सिलेंडर में भरते हैं हमारे घर में, वो वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं वो सारे सारे क्या रहते हैं, कंप्रेस गैस होती है सारी सारी। अब इनकी जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनकी स्पीड क्या रहती है, बहुत ज्यादा स्पीड ज्यादा, तो इनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो भी क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। अब इंटरमोलिकुलर ज्यादा, स्पेस ज्यादा, तो फोर्स लगने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आसानी से तेजी से मूव करेंगे। सॉलिड में देखोगे इंटरमोलिकुलर स्पेस कम रहता थोड़ा, तो अब तो हल्का सा फोर्स तो लगेगा, तो इतनी आसानी से ये तेजी से फ्लो नहीं हो सकते। वही बात करूँ सॉलिड की, सॉलिड में तो भैया बहुत ज्यादा लगता है ना, तो मतलब इसके अंदर मूव होने की कुछ सवाल ही नहीं है, ठीक है। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है, तो ये हम पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट वाले टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में ना। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि स्टेट, सॉरी, हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़े, कितने होते हैं, 3 होते हैं,
कौन कौन से सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, क्या डिफरेंस है तीनों में। तो सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल जीरो रहता है, इसमें थोड़ा रहता है, इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा है ना, हाईएस्ट बोल सकते हैं, मैक्सिमम बोल सकते हो आप इसको ना। मिनिमम किस में होता है सॉलिड में, मैक्सिमम किस में होता है गैस में। इसका फिक्स वॉल्यूम रहता है, इसका फिक्स शेप होता है, और क्या होता है फिक्स मास। मास तो सबका रहता है ना, चलो। और क्या, इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बहुत ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा इसमें कंप्रेशनल फोर्स बिल्कुल भी नहीं रहता। लिक्विड में देखोगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा रहता है ना, इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है पर शेप फिक्स नहीं रहता। और क्या पढ़ा मैंने, इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर ऑफ सॉलिड। गैस की बात नहीं करो, एज कंपेयर ऑफ सॉलिड लिक्विड का। दूसरा कंप्रेशन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है किससे, लिक्विड से, पर गैस से ज्यादा नहीं है। गैस का वॉल्यूम फिक्स है बट शेप फिक्स बिल्कुल भी नहीं है। जिस कंटेनर में हम लिक्विड और गैस को रहेंगे वो कंटेनर इसका, उस कंटेनर का ये शेप ले लेगा। सबसे ज्यादा कंप्रेशनल फोर्स किसका है, गैस का। आई पास इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा इसका ही है, तो दूर दूर है तो, है ना। और फोर्स भी बिल्कुल जीरो है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है वो भी क्या है, बिल्कुल भी लगभग जीरो है। तो ठीक है, यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।